लगभग 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज घने अफ्रीका के जंगल में रहते थे। वो पेड़ों पर रहने वाले फलों और फूलों पर डिपेंडेंट थे। आज के चिंपांजी जैसे जीव थे। वो कभी कभार ज़मीन पर उतरते थे। वो ज़्यादातर अपने चारों पैर हाथ का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे टाइम के साथ अफ्रीका में एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। पृथ्वी ठंडी और सूखी होती गई। जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह खुले घास के मैदान ने ले ली। अब इन बंदरों के पास दो ही रास्ते थे, या तो सिकुड़ते हुए जंगल में ही रहे जो बहुत छोटे हो चुके थे, या फिर इन विशाल खतरनाक खुले मैदान में उतरकर खाने पीने की तलाश करें। यहीं से शुरू हुआ आज के इंसान बनने की कहानी। एक ग्रुप जंगल में ही रह गया जो आज के गोरिल्ला और चिंपांजी बने, और दूसरे ग्रुप ने खुले मैदान में उतरने की हिम्मत दिखाई। एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। खुले मैदान में बड़े बड़े घास के अंदर चार पैरों पर झुककर चलने से घास के पार कुछ नज़र ही नहीं आता था। इसीलिए ज़िंदा रहने के लिए सीधा खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि दूर दूर तक देखा जा सके और शिकारियों से भी खुद को बचाया जा सके। उस बंदर ने हिम्मत करके सीधा खड़े होने की कोशिश की, अपनी पीठ को सीधा किया और धीरे धीरे हाथों के सहारे ऊपर उठने की कोशिश की। शुरुआत में तो वो लड़खड़ाया और हाथों से ज़मीन को छूकर बैलेंस बनाता रहा, लेकिन जब उसने थोड़ा सीधा होकर खड़ा होने की कोशिश की तो पूरा मैदान उसे दिखने लगा। उसने पूरी तरह अपनी पीठ सीधी कर ली, दोनों पैरों पर संतुलन बनाया और सीधा खड़ा हो गया। यही वो पल था जब बंदर से इंसान बनने की असली शुरुआत हुई। सीधा खड़ा होने से उसे दूर दूर तक दिखने लगा। बस इनको ही ऑस्ट्रालोपिथेकस कहा जाता है। खड़े होने का सबसे बड़ा फ़ायदा था कि उनके हाथ अब फ्री हो चुके थे, जिससे वो चलते चलते खाना इकट्ठा कर सकते और हथियार या बच्चों को उठा सकते। इस एबिलिटी के कारण दिमाग के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। गर्म मैदान में जब वो सीधे चलते तो सूरज की धूप भी पूरे शरीर पर नहीं पड़ती थी, जिससे एनर्जी बहुत बचती थी। धीरे धीरे वो खुले मैदान में चलता रहा। ये सब उसके लिए नया था। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी नीचे बुलाया और दो पैरों पर चलाया। पहली बार वो खुली धरती पर चल रहे थे, तभी अचानक घास के अंदर कुछ हलचल हुई और अगले ही पल एक शेर झपट पड़ा। उसने एक बंदर को अपने दांत में दबोच लिया और उसको घसीटता हुआ दूर ले गया। बाकी सब ये देखकर चीखने लगे। कुछ पेड़ों की तरफ भागे, कुछ वहीं रुककर कांपते रहे। सबकी आंखों में डर था, पर उस दिन उन्होंने ये सच्चाई देखी कि ये नई दुनिया खूबसूरत जरूर है, पर बेरहम भी है। शेर के हमले के बाद वो दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मगर भूख ने उन्हें फिर से मैदान की ओर खींचा। एक दिन उन्होंने देखा घास के बीच में गिद्धों का एक झुंड मंडरा रहा है। जब करीब जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा हिरन था, जिसका शेरों ने शिकार कर कर खाया था। उसे अब गिद्ध खा रहे थे। शरीर का ज़्यादातर हिस्सा खाया जा चुका था, पर कुछ मांस अभी बाकी था। वो धीरे धीरे पास गए और गिद्धों को भगाया। इधर उधर देखा कि कहीं शेर तो नहीं लौट रहा। डरते हुए उन्होंने पहली बार उस जानवर का बचा हुआ मांस पहले सूंघा और फिर खाया। वो स्वाद अलग था, पर उसमें ताकत थी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि ये खाना उन्हें ज़्यादा एनर्जी देता है और भूख भी लंबे समय तक नहीं लगती। यही उनकी नई चालाकी थी। वो अब सिर्फ डरने वाले जीव नहीं रहे, बल्कि मौका देखकर जीना सीख रहे थे। धीरे धीरे यही समझ उन्हें आगे चलकर शिकार करना सिखाने वाली थी। अभी तो वो एक टाइप के नेचर के क्लीनर जैसा काम कर रहे थे। वो ऐसे ही शिकार किए हुए जानवरों को ढूंढते और अपना पेट भरते। समय के साथ साथ उनके पैर मजबूत होने लगे थे। शरीर भी अब झुका हुआ नहीं था, इससे वो तेज चलते और दौड़ सकते थे। उनका दिमाग थोड़ा और विकसित हो गया। रात का समय सबसे भयानक होता था। खुले मैदान में ना तो पेड़ की छांव थी, ना कोई सुरक्षा। कई बार शिकारी अचानक झपटता और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता, लेकिन हर नुकसान के साथ उन्हें एक सीख मिलती। जब मैदान में खतरे बढ़ने लगे तो उन्हें समझ में आ गया कि खुले मैदान में रात बिताना मौत को बुलावा देने जैसा है। एक रात जब बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि दूर पहाड़ों में कुछ गुफाएं हैं। तो वो झुंड उस गुफा तक पहुंच गए और उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, पर बाहर की तरह जानलेवा खतरा नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि गुफा उन्हें सुरक्षा देती है, बारिश, हवा और शिकारी जानवरों से भी बचाती है। अब रात को वो गुफा के अंदर चले गए। बच्चों को बीच में रखा और बड़े चारों तरफ थे। गुफा की दीवारें उन्हें छत दे रही थी और शायद पहली बार उन्होंने अपने घर जैसा महसूस किया होगा। सुबह हो चुकी थी। गुफा के ओपनिंग पर घास हिली, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग अभी तक सोए हुए थे। एक बड़ा अजगर चुपचाप अंदर घुस आया।
गुफा के किनारे पर एक जवान नर गहरी नींद में लेटा था। अजगर ने अचानक बिजली की तरह झपट्टा मारा और कसकर उससे लिपट गया। नींद से अचानक जागे उस बंदर की चीख गुफा में गूंज उठी, इतनी तेज कि बाकी सब डर गए। बच्चे रोने लगे, कुछ ने तो पत्थर उठाए, पर अजगर की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गई और अजगर उसे धीरे धीरे निगलने लगा। देखते देखते उसके शरीर का आखिरी हिस्सा अजगर के भीतर समा गया और फिर वो धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया। सब लोग सन्न रह गए थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। गुफा में बस सिसकियों और सांसों की आवाज़ रह गई थी। सूरज की किरणें अब गुफा के अंदर आ रही थी। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब कभी कोई भी गुफा का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ेगा और बिना पहरे के कोई भी नहीं सोएगा। उस सुबह से सुरक्षा का पहला नियम शुरू हुआ। उन्होंने सीखा कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सावधानी भी जरूरी है। एक दिन जब वो खुले मैदान में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि आसमान में बिजली गिरी और एक पेड़ जलने लगा। आग की लपटें देखकर सब लोग डर गए, लेकिन एक बंदर ने धीरे धीरे उसके पास जाने का डिसाइड किया। गर्म हवा ने उसके चेहरे को छुआ। वो थोड़ा और पास गया और उसने पाया कि उसके पास जाने से गर्मी लगती है। उस दिन उसने सीखा कि आग डरने की नहीं, समझने की चीज़ है। ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखते सीखते दिन बीतते गए। उन्होंने पत्थरों से खेलना शुरू किया। शुरू में तो बस वो लोग पत्थरों को आपस में टकराते और आवाज़ें निकालते, लेकिन एक दिन जब दो पत्थर आपस में टकराए तो एक धारदार टुकड़ा टूट गया। उन्होंने देखा कि वो बहुत नुकीला है और मजबूत भी है। एक ने उस टुकड़े से फल को काटा। यही था पहला टूल। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को जानबूझकर तोड़ना सीखा और उन्हें तेज बनाया। कुछ टाइम बाद वो शिकार किए गए जानवरों का मांस भी उसी नुकीले पत्थरों से काटने लगे थे। पत्थरों से ज़मीन को खोदने लगे थे। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो सोचने वाले जीव बन चुके थे। वो अकेले नहीं थे, वो ज़्यादातर ग्रुप में रहने लगे। 5, 10 या 15 के ग्रुप में। हर किसी का काम था। कोई बच्चे की देखभाल करता, कोई खाने की तलाश में जाता या फिर कोई पहरा देता। वो समझ चुके थे कि साथ रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन झुंड मैदान के किनारे फल खोज रहा था कि अचानक शेर छलांग लगाकर बाहर आया और उसकी दहाड़ से सब कांप उठे। कुछ पीछे हटे और बच्चे डरकर चिल्लाने लगे। शेर ने झपट्टा मारा और एक मादा को गिरा दिया। पहले तो सब भागना चाहते थे, जैसे हमेशा करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। झुंड के सबसे बड़े नर ने चीखते हुए पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शेर की तरफ फेंका। पत्थर सीधा शेर के सिर से टकराया। शेर गुस्से में दहाड़ा और फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। बाकी सबने भी देखा और सबने बड़े बड़े नुकीले पत्थर उठाकर शेर पर फेंकना शुरू कर दिए। उन्होंने चारों तरफ से पत्थर फेंकना शुरू किए। कुछ पत्थर शेर को लगे और कुछ उसके पैर के पास गिरे। एक बड़ा पत्थर उसके चेहरे पर जा लगा और वो पीछे हटने लगा, पर झुंड अब रुका नहीं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। वो छटपटाया, फिर शांत हो गया। कुछ पल के लिए सब लोग सन्न रह चुके थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इतने बड़े शिकारी को हरा दिया है। फिर धीरे धीरे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो दिन उनके जीवन का एक नया मोड़ था। उस दिन उन्होंने समझा कि ताकत अकेलेपन में नहीं, एकता में होती है। अगर वो साथ रहे तो किसी भी शिकारी से लड़ सकते हैं। उस दिन शाम को जब सूरज डूबा तो झुंड गुफा के बाहर बैठा था। आसमान लाल था, हवा में शांति थी। बच्चे खेल रहे थे और बड़े पत्थर के पास बैठे जैसे किसी जीत का जश्न मना रहे हो। वो पहला दिन था जब उन्होंने अपने डर को हराया था। पहली बार किसी शिकारी से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना किया और उसे मार गिराया। अब उन्होंने मिलकर शिकार करना स्टार्ट किया, जिसमें वो छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश और पक्षियों का शिकार करने लगे। एक देखता, दूसरा पत्थर फेंकता और तीसरा पकड़ लेता। हर बार जब कोई सफल होता तो पूरा ग्रुप खुश हो जाता। रात को वो गुफा के अंदर बिताते, जिसके ओपनिंग को वो पत्थरों से बंद कर देते थे ताकि कोई शिकारी अंदर ना आ सके। उन्होंने कुछ आवाज़ें तय की, एक खतरे के लिए, एक खाने के लिए और एक बुलाने के लिए। यही आवाज़ें आगे चलकर भाषा की पहली सीढ़ी बनने वाली थी। गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने अपने हाथों के निशान बनाए। शायद वो बस खेल रहे थे या याद रखने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने अपने हाथ की हथेली मिट्टी में डुबोई और दीवार पर छाप छोड़ी, जैसे कहना चाहता हो, मैं यहाँ था। ये था पहला सिंबल। कभी रात को वो आसमान की तरफ तारों को चमकते हुए देखते, शायद सोचते कि वो चीज़ क्या है। शायद वो नहीं समझ पाते थे कि ये क्या है, पर जिज्ञासा जाग चुकी थी। और यही जिज्ञासा जो एक बार जल गई वो कभी बुझने वाली नहीं थी।
समय बीतता गया, मौसम बदले, झुंड बड़े हुए और बच्चे अब मैदान में ही बड़े होने लगे। हर पीढ़ी अपने पिछले वालों से थोड़ी समझदार होने लगी थी। उनके दिमाग का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने शिकार के तरीके सुधारे। एक दिन उन्होंने देखा किसी जानवर की हड्डी से चोट लगने पर आवाज़ तेज आई। उन्होंने उसी हड्डी को उठाया, फिर उसे शिकार करने के लिए किसी और जानवर पर इस्तेमाल कर लिया। वो पहला वेपन था। अब डर घट गया था। अब वो शिकारी थे, शिकार नहीं, और उनकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। बारिश क्यों आती है, बिजली के कारण फायर कैसे जलती है, हवा क्यों चलती है। इन्हीं सवालों ने उन्हें बाकी जीवों से अलग कर दिया। उनके बच्चे अब सिर्फ नकल नहीं करते थे, वो सीखते थे, वो देखते थे, वो सोचते थे। ऐसे ही 12 से 15 लाख साल बीतते गए और ये ऑस्ट्रालोपिथेकस से होमो हैबिलिस में डेवलप होने वाले थे। होमो हैबिलिस यानी औजार बनाने वाले इंसान। अभी तक वो पूरी तरह से इंसान नहीं बने थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस की आने वाली नई पीढ़ी अब पूरी तरह से खुली धरती की ज़िंदगी में ढल चुकी थी। यही थे होमो हैबिलिस यानी औजार बनाने वाले पहले इंसान। करीब 24 लाख साल पहले अफ्रीका के वही मैदान अब पहले जैसे नहीं रहे थे। मौसम और भी ज़्यादा सूखा हो चुका था। नदियाँ सिमटने लगी थी और जानवरों के झुंड अब बहुत दूर दूर तक घूमने लगे थे। लेकिन एक एक दिन निकालना आसान नहीं था, क्योंकि खतरा भी चारों ओर मंडरा रहा था। सुबह की धूप पहाड़ियों पर फैल रही थी। गुफा के बाहर कुछ होमो हैबिलिस अपने पत्थरों को घिस रहे थे। वो ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, बस किसी बच्चे जितनी उनकी हाइट थी। शायद 4.5 फीट के थे वो लोग, पर उनके शरीर में फुर्ती थी। हाथ अभी भी लंबे थे, जिससे वो आराम से पेड़ पर चढ़ सकते थे। पैरों की हड्डियां और भी मजबूत हो गई थी। टांगें छोटी थी, पर अब वो सीधा चलना सीख चुके थे। चलते वक्त उनके कदम ज़मीन पर ठोकते नहीं थे, बल्कि सोच समझ कर पड़ते थे, जैसे हर कदम एक नया युग लिख रहा हो। चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था, थोड़ा अलग हो चुका था। जबड़ा थोड़ा आगे निकला था, पर उतना भारी नहीं था जितने उनके पुराने पूर्वज ऑस्ट्रालोपिथेकस का होता था। दांत छोटे हो गए थे, क्योंकि अब खाना काटने के लिए दांतों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास औजार के रूप में पत्थर थे। लेकिन खुले मैदान में ज़िंदगी आसान नहीं थी। शिकारी अभी भी मैदान में मौजूद थे। होमो हैबिलिस अब सब कुछ समझना और नया नया सीखना चाहते थे। अब ये जीव सिर्फ पत्थर उठाकर नहीं खेलते थे, बल्कि उन्हें तोड़कर औजार बनाते थे। एक नर ने ध्यान दिया कि कुछ पत्थर दूसरों से ज़्यादा सख्त होते हैं। उससे एक पत्थर से दूसरे पर चोट मारी, टक की आवाज़ आई और एक धारदार टुकड़ा अलग हो गया। वो टुकड़ा लेकर एक सूखी लकड़ी के पास गया और उसने उस नुकीले पत्थर से सूखी लकड़ी की छाल काटी। उस दिन उसने समझा कि हम पत्थर को खुद भी आकार दे सकते हैं। सुबह दूसरे दिन होमो हैबिलिस का एक झुंड खाने की तलाश में मैदान में निकला। वो तो किसी जानवर के छोड़े हुए शिकार को ढूंढने निकले थे, लेकिन सामने खुले मैदान में कुछ छोटे हिरन दिख रहे थे। सब झाड़ियों के पीछे झुके और धीरे धीरे आगे बढ़े। एक ने पत्थर उठाया और दूसरे ने इशारा किया। जैसे ही हिरन झुंड से थोड़ा अलग हुआ, सब ने अचानक धारदार पत्थर फेंके। एक पत्थर सीधा हिरन के पैर में लगा। वो लड़खड़ाया और भाग नहीं पाया। तभी सब उस पर टूट पड़े और वही उसे मार गिराया। उसके बाद उन्होंने अपने नुकीले पत्थरों से वही उसका मांस काटा और कुछ टुकड़े वही खा लिए, बाकी साथ ले गए। पेट भर चुका था, जीत का एहसास था। सब लोग हंसते हुए वापस लौटने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे कोई और उनकी इस हरकत को देख रहा है। जब सूरज डूबने लगा तो झुंड एक सूखी नदी के किनारे रुक गया और पत्थर को धारदार बनाने के लिए पत्थर आपस में टकराना शुरू कर दिए। तभी हवा में एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए मांस जैसी। एक बूढ़े नर ने सिर उठाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और अगले ही पल एक बड़ी दांत वाली बिल्ली ने छलांग लगाई। उसने सबसे पीछे बैठे नर को गर्दन से दबोच लिया और उसे घसीटता हुआ भागने लगा। बाकियों ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने पकड़ने की कोशिश की, पर बिल्ली उसे खींच कर ले गई और देखते ही देखते गायब हो गई। उस रात सब लोग निराश हो गए थे। किसी ने एक दूसरे के सामने तक नहीं देखा था। अगली सुबह सब खाने की तलाश में निकले। वो एक बिल्कुल सूखी नदी के पास पहुंचे, जहाँ थोड़ा सा पानी बचा था। एक युवा नर झुंड से आगे बढ़ा और पानी में दिख रहे पत्थर को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी पानी की सतह पर लहर उठी। अगले ही पल एक विशाल मगरमच्छ बिजली की तरह बाहर आया और उसके हाथ को अपने जबड़े में दबोच लिया। देखते ही देखते वो उसे पानी में खींच ले गया। बाकी लोग पत्थर फेंकते रह गए, पर कुछ ही सेकंड में बस
बुलबुले रह गए। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि सिर्फ ज़मीन ही नहीं, पानी में भी खतरा होता है। उस दिन से उन्होंने तय किया कि कोई भी अकेला पानी के पास नहीं जाएगा। 2 पहरेदार किनारे पर रहेंगे और बाकी दूर से सावधानी से देखेंगे। पूरा दिन ज़मीन पर रहने और शिकार की तलाश के बाद शाम होते ही झुंड ज़्यादा खतरा महसूस होने पर बड़े फैले हुए पेड़ों के पास लौट आता था। उनकी टांगें उन्हें सीधा चलने में मदद करती थी, लेकिन उनके लंबे हाथ अभी भी किसी बंदर की तरह मजबूत थे। रात गुजारने के लिए कुछ नर और मादाएं बच्चों को साथ लेकर ऊंची और मजबूत डालियों पर चढ़ जाती। यही ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर रहना उन्हें रात के शिकारियों जैसे लकड़बग्घों या तेंदुओं से सुरक्षा देता था। वो दिन में तो ज़मीन के मालिक थे, लेकिन कभी कभी रात में अभी भी उनके पूर्वजों की तरह पेड़ पर सुरक्षा महसूस करते थे और पेड़ पर ही ज़्यादा भरोसा करते थे। ये दोहरी जिंदगी ही उन्हें उस मुश्किल दौर में बचा रही थी। पेड़ बहुत दूर थे और शिकार खुले मैदान में था, इसीलिए मैदान में खाना खाने की तलाश में आना ही पड़ता था। इससे हुआ यूं कि झुंड अब गुफा में ज़्यादा समय बिताने लगा। दिन में वो लोग शिकार, फल, बैर जैसी चीज़ें ढूंढते और रात में पत्थर घिसना, बच्चों को सिखाना और सबसे ज़रूरी पहरा देने का काम करते थे। उन लोगों ने गुफा के दरवाजे पर सूखी लकड़ियाँ डाली और भारी पत्थर रखे ताकि कोई जानवर अंदर ना घुस सके। अंदर बैठने का भी एक नियम बना, बच्चे बीच में रहेंगे और मजबूत नर किनारों पर रहेंगे। धीरे धीरे ये नियम उनका पहला अनुशासन बन गया, लेकिन शिकारी अभी रुके नहीं थे। एक शाम मैदान में एक बड़े भैंसे का शिकार करके शेर ने बचा कुचा मांस वहीं छोड़ दिया था। वही मांस लेकर वो गुफा की तरफ लौट रहे थे। तभी अचानक एक लकड़बग्घे ने एक मादा पर झपट्टा मारा और उसे कंधे पर काट लिया। बाकी लोगों ने तुरंत पत्थर उठाए, चिल्लाए और उस पर पत्थर फेंके। कुछ पत्थर उसके सिर पर लगे और वो पीछे हट गया, पर मादा घायल होकर गिर पड़ी। सब लोगों ने नुकीले पत्थर फेंककर लकड़बग्घे को दूर भगाया और उस घायल मादा को लेकर गुफा में आ गए। वो बच गई। समय के साथ साथ उनके दिमाग में अपने इलाके का एक नक्शा बनने लगा था। उन्हें याद रहता था कि किस पहाड़ी के पीछे साफ पानी मिलेगा और औजार बनाने के लिए कड़े काले पत्थर कहाँ मिलेंगे। गुफा में बैठकर वो शायद ज़मीन पर लकड़ी से लकीर खींचकर एक दूसरे को शिकार की दिशा समझाते थे। ये याद रखने की शक्ति उन्हें बचाए रखती थी। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे गुफा के बाहर छोटे पत्थरों से खेल रहे थे कि अचानक ऊपर से पंखों की आवाज़ आई। एक विशाल शिकारी पक्षी, चील जैसा पर चील से भी बहुत बड़ा था, वो नीचे झपट्टा मार के आया और एक बच्चे को पंजे में जकड़कर उसे उठा ले गया। बच्चा चिल्लाया, चीखें गूंज उठी, पर एक पल भर में ही वो आसमान में गायब हो गया। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। सब लोग गुफा के मुहाने पर बैठकर आसमान की ओर देखते रहे। उन्हें एहसास हो गया था कि अब खतरा हर दिशा में होता है। इस खुले मैदान में सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे होमो हबिलिस ने इन घटनाओं से सीख ली। अब तक वो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े गए बचे हुए मांस पर ज़्यादा निर्भर रहते थे, पर कभी कभी छोटे शिकार भी वो खुद कर लेते थे। रात में जब गुफा के बाहर कोई तेंदुआ या शेर दहाड़ता तो वो डरते नहीं थे। वो अपने धारदार पत्थरों को जोर जोर से आपस में टकराते और चट्टानों पर मारते। पत्थर से पत्थर टकराने पर एक तेज़ और डरावनी आवाज़ निकलती। ये आवाज़ शिकारियों को चौंका देती थी और दूर भगा देती थी। पत्थर की टंकार अब सिर्फ औजार बनाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा का हथियार भी बन गई थी। उन्होंने तय किया था कि हर छोटे शिकार के लिए 3 भूमिकाएं होंगी, एक देखने वाला, एक फेंकने वाला और एक घेरने वाला। उन्होंने पत्थरों को और ज़्यादा नुकीला बनाना सीखा और उनसे तेज़ी से काटना सीखा। बच्चों को सिखाया कि कैसे सरसराहट या गंध से शिकारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। धीरे धीरे लाखों साल बीतते गए। ऑस्ट्रालोपिथेकस ज़्यादातर फल, पेड़, पौधे पर निर्भर थे, लेकिन होमो हबिलिस अब ज़्यादातर मांस और मज्जा खाते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा ताकत और पोषण मिलता था। इस अच्छे खाने के कारण उनका दिमाग बड़ा होने लगा था और वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सोचने और समझने लगे थे। अब वो सोचने वाले इंसान बनने की तरफ बढ़ रहे थे। एक दिन झुंड मैदान में था। अचानक सारे हिरन भागने लगे क्योंकि वहाँ एक शेर आ पहुंचा था। शेर को देखकर होमो हबिलिस भी पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि अभी भी उनके हाथ लंबे थे जैसे उनके पूर्वज बंदरों के थे। ऐसे ही हर दिन सर्वाइव करते करते लाखों साल बीतते गए। पीढ़ियाँ गुजरती गई। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके शरीर बदलने लगे, जो आगे चलकर होमो इरेक्टस बने। आज से करीब 19 लाख साल पहले पेड़ों की हल्की छाँव में एक छोटा सा ग्रुप बैठा था। कुछ लोग जानवर की खाल मोड़कर उसमें तेज पत्थर के औजार भर रहे थे। कोई बड़े पत्तों और ट्री बार्क को मोड़कर थैला बना रहा था और कोई प्लांट फाइबर को घुमा घुमा कर पत्ती रस्सियाँ तैयार कर रहा था ताकि सब कुछ कसकर बांधा जा सके।
उनके हाथों की हर हरकत बताती थी कि ये काम उनके लिए नया नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा है। ऑस्ट्रालोपिथिकस और होमो हबिलिस की पुरानी पीढ़ियों के जाने के बाद अफ्रीका की धरती पर ये एक नया रूप उभर आया था। लंबी टांगें, चौड़ी छाती, सीधी रीढ़ और दूर तक चलने की कैपेसिटी। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 3 इंच से लेकर 6 फीट 1 इंच तक है। ये उन्हें उनके पूर्वज ऑस्ट्रालोपिथिकस के मुकाबले काफ़ी लंबा बनाती है। उनके चेहरों पर पुराना ढांचा था, भारी भौहें और मजबूत जबड़ा, लेकिन शरीर और दिमाग का मेल साफ दिखता था कि ये प्रजाति आगे बढ़ चुकी है। यही थे होमो इरेक्टस, सीधा खड़े होने वाला इंसान। वो ना तो पूरी तरह से इंसान थे, ना ही बंदर। असली फ़र्क उनके दिमाग में था। उनका दिमाग उनके पूर्वजों के दिमाग के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसी वजह से वो अब सिर्फ पत्थर उठाकर वार करने वाले जीव नहीं थे। वो अब औजार को आकार देते थे, उसे बार बार बनाते, सुधारते और सोचे समझे प्लान के साथ इस्तेमाल करते थे। जब वो वहाँ से उठकर चलने लगे तब हवा में दूर कहीं आवाज़ गूंजी। ये शेर की आवाज़ नहीं थी, ये गहरी भारी आवाज़ किसी विशाल जानवर की थी जो अपने शरीर को हिलाते हुए कराह रहा हो। झुंड ने रुक कर सुना, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी था। दूर कहीं कुछ बड़े बड़े जानवर, शायद प्राचीन हाथी, धूल उड़ा रहे थे। उनके पैरों से उठती मिट्टी सुबह की धूप में चमक रही थी। होमो इरेक्टस जानते थे कि इन विशाल जीवों के पास जाना समझदारी नहीं है। वो आज भी छोटे थे और हथियार बस साधारण थे, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। उनके हाथों में अब साधारण पत्थर नहीं थे, हैंड एक्स जैसे औजार थे, लंबा पतला, बिल्कुल बादाम शेप में, दोनों तरफ से घिसा हुआ और इतना धारदार कि उससे जानवर की खाल काटी जा सके। ये झुंड 2 घंटे तक चलता रहा। अचानक हवा में हल्की सी धुएं की गंध आई। आसमान में काला धुआं उठ रहा था। कहीं बिजली गिरने या फिर तेज़ गर्मी से जंगल के अंदर आग लगी थी। उनकी पुरानी पीढ़ी आग से बहुत डरती थी, लेकिन होमो इरेक्टस आग को समझने लगे थे। ये ग्रुप धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा। जंगल में कई पेड़ जल चुके थे और छोटे छोटे जानवर अध जले पड़े थे। इन लोगों ने उन जानवरों को उठाया और उन्हें खाया। उन्हें ये शायद थोड़ा हल्का और टेस्ट में भी अच्छा लगा। एक बूढ़े नर ने एक जली हुई लकड़ी उठाई। उसमें अब भी आग जल रही थी। सब ने उसे घूरा। वो जलती लकड़ी उठाकर चलने लगा, पर जैसे ही हवा कम हुई तो वो लकड़ी की आग बुझ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये चीज़ बिना समझे होमो इरेक्टस अपनी सबसे बड़ी खोज की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुका था। दोपहर हो गई थी, सब भूखे थे। दूर कहीं छोटे छोटे घोड़े जैसे प्राचीन जानवर चल रहे थे। ये जानवर भागने में बहुत तेज़ थे और ग्रुप में रहने वाले जानवर थे। लेकिन होमो इरेक्टस अब छोटी दूरी का नहीं, लंबी दूरी का शिकारी बन चुका था। वो घंटों तक दौड़ सकते थे, जब तक जानवर थक ना जाए। धीरे धीरे ये ग्रुप घोड़े के पास जाने लगा। एक मादा ने इशारा किया और ग्रुप 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक आगे जाकर जानवरों को डराएगा, दूसरा दाईं तरफ से रोकेगा और तीसरा झुंड के पीछे लगेगा। और फिर दौड़ शुरू हुई। होमो इरेक्टस पहले दौड़े, जिसके कारण घोड़े दौड़ने लगे। फिर होमो इरेक्टस धीमे हुए, पर घोड़े बहुत आगे निकल चुके थे। होमो इरेक्टस फिर दौड़े और जानवरों को ऐसे ही भागते भागते थकने दिया। आधे घंटे तक वो उन्हें थकाते रहे। एक घोड़ा आखिर थक कर रुक गया और गिरने लगा। किसी ने उस पर तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि बारी बारी से उसे घेरते रहे। घोड़ा थोड़ा थोड़ा भाग रहा था, पर आखिरकार लंबी दौड़ के बाद वो बहुत थक चुका था, जिसके कारण वो गिर पड़ा। जैसे ही घोड़ा गिरा तो उसको दबोच लिया। इतनी आसानी से होमो इरेक्टस ने इस शिकार को कर लिया था, बिना किसी खतरे के, बिना कोई घायल हुए। सब ने अपने हैंड एक्स से उसका मांस काटा, खाल उतारी और पेट भर के खाया। जब वो वापस लौट रहे थे तब हवा में सड़ी हुई गंध आई। एक तेंदुआ पास ही था जो चुपके से उन पर घात लगाए बैठा था। लेकिन इंसानों की ये पीढ़ी बहुत अलग थी। उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, शरीर भारी था। ग्रुप में से एक ने तेंदुए को देख लिया और उसने ऊंची आवाज़ में दहाड़ते हुए तेंदुए को चौंकाया। दूसरे सब लोगों ने हाथ में लंबी लाठियां उठा ली। तेंदुआ गुर्राया, लेकिन हमला नहीं किया। शायद उसे लगा कि ये आसान शिकार नहीं है। फिर तेंदुआ वहाँ से भाग निकला और ये लोग आगे बढ़ गए। शाम को ये ग्रुप एक पथरीली जगह पर पहुँचा जहाँ बिजली के कारण आग लगी हुई थी। फिर वही बूढ़ा नर आगे आया और जलती हुई आग के पास गया। उसने कोने में पड़ी हुई एक जलती लकड़ी उठा ली और ग्रुप के पास ले आया।
सब ने एक घेरा बनाया और फिर बीच में आग की जलती हुई लकड़ी उसने रख दी। बूढ़े नर ने सबको सूखी पत्तियां और लकड़ियां लाने का इशारा किया। सब लोग लकड़ियां और सूखी पत्तियां लेके आए। जैसे ही उसने आग में सूखी पत्तियां डाली, आग ने लपटें पकड़ ली। हवा की हल्की फूंक लगी और अंगारे फिर से चमक उठे। सब चौंक गए, पर उत्सुकता बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने आग में सूखी लकड़ियां डाली और पीछे हट गए। सब आग से बहुत दूर बैठे थे क्योंकि जलने का डर अभी भी था, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आग अब दुश्मन नहीं थी, धीरे धीरे वो उनका साथी बनने वाली थी। उन्होंने उस रात घोड़े का मांस आग के पास रखकर गर्म किया और खाया। पहली बार उन्होंने गर्माहट की ताकत महसूस की, पर अभी भी उन्हें आग जलाना नहीं आता था। रात में अचानक शेरों ने शिकार शुरू कर दिए। दूर मैदान में कई आवाज़ें गूंजी, भागते हुए जानवर, टूटती हड्डियां और शेर की गर्जना। होमो इरेक्टस का ये ग्रुप आग से थोड़ी दूर पर एक गोले की तरफ बैठा था। बच्चे बीच में, मादाएं किनारे पर और सबसे ताकतवर नर बाहर की तरफ। एक शेर उनकी गंध से खींचा आया था वहाँ पर। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सब धीरे धीरे पीछे हटे, लेकिन कोई भागा नहीं। शेर पास आया, गुर्राया। तभी बूढ़े नर ने आग की जलती लकड़ी उठाकर हवा में घुमाई। शेर रुका और फिर धीरे से पीछे हट गया। ये वही पल था जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। उनके पूर्वज होमो हबिलिस किसी शिकार को सिर्फ पत्थरों से भगा सकते थे, लेकिन होमो इरेक्टस ने पहली बार आग से शिकारी को भगाया था। ये छोटी जीत थी, लेकिन इतिहास बदलने वाली जीत थी। सुबह जैसे ही सूरज उगा, वो चलने लगे। वो अब सिर्फ खाने के पीछे नहीं, बल्कि नए इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर लंबे थे, इसलिए वो दूर दूर तक जा सकते थे। उनकी छाती चौड़ी थी, इसलिए वो लंबे वक्त तक दौड़ सकते थे। उनका पसीना ज़्यादा निकलता था, जिससे वो बिना गर्म हुए बहुत ही दूर तक जा सकते थे। यानी वो ऊपर से साधारण लगते थे, पर उनका बॉडी एक नई मशीन बन चुका था। अफ्रीका का मौसम सूखने लगा था। उन दिनों में खाना मिलना आसान नहीं था। कई बार तो पूरा ग्रुप घंटों तक बिना कुछ खाए मैदान में भटकता रहा। सूरज सिर पर आग की तरह जलता रहा और रास्ते में कहीं भी पेड़ों की छाया नहीं मिली। ये ग्रुप बस जानवरों की खाल के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी कमर के चारों ओर बांध लेते थे, ताकि चलते वक्त झाड़ियों से घाव ना लगे। तपती गर्मी में वो एक सूखी नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि अचानक हवा में कच्चे मांस की तेज गंध आने लगी। पूरा ग्रुप रुक गया। सामने थोड़ी दूरी पर हवा में गिद्ध चक्कर काट रहे थे और ज़मीन पर ताज़ा खून की पतली लकीर दिख रही थी। उनको पता चल गया था कि किसी शिकारी ने अभी अभी शिकार गिराया है। धीरे धीरे वो घास के बीच झुकते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ा पास पहुंचने पर देखा कि एक बड़े तेंदुए ने हिरन का शिकार किया है और वो उसे खा रहा है। तुरंत एक दूसरे को उन लोगों ने इशारा किया। दो मर्द पत्थर उठाकर आगे बढ़े। कुछ लोगों ने पीछे से घेरा बनाया। उन्होंने गहरी आवाज़ में चिल्लाकर पत्थर पटके और डंडे से तेंदुए को मारने की कोशिश की। तेंदुआ झिझका, गुर्राया और फिर खतरा देखकर भाग गया। जैसे ही शिकारी भागा, ग्रुप तुरंत एक्टिव हो गया। कुछ ने बड़े बड़े टुकड़े काटे, बाकी ने मांस को पत्तों में लपेटकर थैलों में भर लिया। किसी ने उसकी खाल अलग की, जो आगे चलने में मदद करने वाली थी और झाड़ियों से उन्हें बचाने वाली थी। सब कुछ खाना पीना होने के बाद ये ग्रुप आगे बढ़ा। अफ्रीका में उस वक्त जानवरों के झुंड उत्तर की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी सूखा हो गया था, जिसके कारण अब शिकार मिलने में बहुत ही कमी होने वाली थी। इधर होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसीलिए कुछ ग्रुप शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक जाने लगे। जहाँ जहाँ जानवर जाते, कुछ ग्रुप उनके पीछे पीछे जाने लगे। धीरे धीरे खाना कम होने लगा तो ग्रुप के अंदर छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए। तभी कुछ ग्रुप ने अच्छे शिकार वाले इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यही वो पहली मानव प्रजाति थी जिसने लगभग 17 से 18 लाख साल पहले अफ्रीका के बाहर कदम रखा और धीरे धीरे नई जगहों पर जाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस ने लंबी जर्नी शुरू की। पहले उत्तर अफ्रीका की तरफ, फिर अरब के रेगिस्तान की तरफ, ईरान का पठार, भारत के जंगल और आगे एशिया की धरती तक। ये वही पहली जाति थी जिसने अफ्रीका छोड़कर धरती पर सबसे पहले कदम फैलाए और इंसान को यहाँ तक पहुँचाया। एक रात ग्रुप औजार बनाने के लिए पत्थर घिस रहा था। तभी उनका ध्यान गया कि दो पत्थर आपस में टकराने पर आग जैसी चिंगारी निकलती है, पर उसे कैसे जलाना है वो अभी तक इनको पता नहीं था। ये लोग बस कहीं पर आग लगे तो उसमें से लकड़ी उठा लेते थे और दूसरी लकड़ियाँ और घास डालकर उसे कई दिन तक जलाए रखते थे। लेकिन आग बनाने की समझ अभी दूर थी, लेकिन वो इसके करीब पहुंच रहे थे। समय बीतता गया। होमो इरेक्टस नए नए इलाकों में फैलने लगे। जंगल, पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान।
हर मौसम से लड़ते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहे। उनके बच्चे और चालाक होते गए, उनके हाथों की स्किल बढ़ी, उनके दिमाग का आकार बढ़ा, उनकी टीम वर्क और स्ट्रेटजी और मजबूत हुई। वो अब पेड़ों पर नहीं चढ़ते थे, जमीन पर रहते थे, आग को संभाल कर रखते थे, शिकार को ट्रैक करते थे और लंबी यात्राएं करते थे। ये वही इंसान थे जो धीरे धीरे धरती की असली ताकत बन रहे थे। और लाखों साल बीतते रहे, इन्हीं होमो इरेक्टस की औलादें आगे चलकर होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो सेपियंस बनने वाली थी। वो इंसान जो आग बनाएगा, भाषा बोलेगा और दुनिया बदल देगा। लगभग 12 लाख साल पहले काफ़ी होमो इरेक्टस खाने की तलाश में अफ्रीका छोड़कर बाहर जा चुके थे, पर अभी भी काफ़ी होमो इरेक्टस इसी अफ्रीका में सरवाइव कर रहे थे। एक ग्रुप सूखी नदी के किनारे, जिसमें बस थोड़ा पानी बचा था, उसके किनारे पर बैठा था और अपने पत्थर घिस रहा था। अब वो ज़्यादा परफेक्टली पत्थर को घिसते थे और ज़्यादा नुकीले बना देते थे। ग्रुप की मादा सूखी घास जमा कर रही थी ताकि औजार सुरक्षित रखे जाए। 2 लोग खड़े हुए और आसपास ताजे पैरों के निशान देख रहे थे, क्योंकि किसी से किस दिशा में शिकार मिलेगा वो पता लगने वाला था। बच्चे बैठकर छोटे पत्थर घिस रहे थे और बड़ों की नकल कर रहे थे। हवा में गर्मी थी, पर सबका ध्यान काम पर था, क्योंकि बेहतर औजार मतलब ज़्यादा शिकार। ग्रुप से थोड़ी दूर एक बूढ़ा नर झाड़ियों के पास खड़ा था और ज़मीन देख रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ से सबको इशारे किए और बाकी ग्रुप ने चुपचाप उसकी ओर ध्यान से देखा। कुछ छोटे हिरन नदी के किनारे पानी पी रहे थे। 2 जवान हाथ में नुकीले पत्थर लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने हिरन के झुंड को घेरना शुरू कर दिया। बच्चे चुपके से बड़े लोगों को देख रहे थे कि कैसे ये लोग शिकार कर रहे हैं। ग्रुप ने एक कमज़ोर हिरन को घेरना शुरू कर दिया और नज़दीक जाकर उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया। ये था उनका पहला आज का शिकार। सब ने उसे खाना शुरू कर दिया। औजार से उसकी खाल उतारी गई, जिसे वो अपनी बॉडी पर लपेट देते थे। औरतें हड्डियों से बोन मैरो निकालती और बच्चों को खिलाती। सब लोगों का पेट अब भर चुका था, पर थोड़ा खाना अभी भी बचा था। इस बचे हुए खाने को सब ने उठाया और अपने साथ लेकर आगे चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई थी। सब लोग एक गुफा के पास पहुंचे। तभी आसमान में एक बिजली चमकी और एक बड़ा सूखा पेड़ जलने लगा। बूढ़ा नर इसी वक्त का तो इंतज़ार कर रहा था। उसने तुरंत जहां पर आग लगी थी वहां दौड़ लगाई और एक जलती लकड़ी को लेकर गुफा में आकर उस जलती लकड़ी को बीच में रख दी। इसको पता था कि आग को जलाए रखने के लिए सूखी घास और लकड़ी की ज़रूरत होती है। 2 नर सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाए। अब धीरे धीरे उन्होंने आग में सूखी लकड़ियाँ डालना शुरू कर दिया और आग को जलाए रखा। ग्रुप ने अपना बचा कुचा मांस निकाला और उसे आग में थोड़ा भुना, फिर उसे खाया गया। भुना हुआ मांस काफ़ी टेस्टी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। 2 लोग जाग रहे थे और बाकी सब लोग सो गए। वो 2 लोग पहरा देने के लिए और आग में लगातार लकड़ी डालने के लिए जाग रहे थे, क्योंकि आग कोई बार ही मिलती थी और उसे महीनों तक लकड़ियाँ डाल डाल के ये लोग जलाए रखते थे। अगर एक बार आग बुझ गई तो फिर वापस कोई बिजली गिरे और उससे कोई पेड़ जले, इसका इंतज़ार करना पड़ता था। अगली सुबह जैसे ही ग्रुप बाहर निकला, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बूढ़ा नर हमेशा की तरह पेड़ों और ज़मीन के निशान पर कुछ देख रहा था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। मिट्टी पर गहरे पंजे के निशान दिखे, किसी बड़े शिकारी के। उसने धीरे से सबको इशारा किया, जिसे देखकर पूरा ग्रुप सावधान हो गया। बच्चे तुरंत मादाओं के पीछे छिप गए। 2 जवान आग के पास गए और आग में जलती हुई लकड़ी थी वो उठा के ले आए। अचानक झाड़ियों के पीछे से सूखी पत्तियों की तेज़ आवाज़ आई और उसके अगले ही पल एक बड़ा सैबर टूथ कैट वहाँ से बाहर निकल आया। बूढ़े नर ने इशारा किया और जवान लोग तुरंत फैल गए ताकि शिकारी किसी एक डायरेक्शन पर फोकस ना कर सके। कुछ जवानों ने जलती लकड़ियाँ को आगे लहराया और कुछ लोगों ने नुकीले पत्थर उठा लिए। जैसे ही शिकारी आगे आया, वैसे ही जलती लकड़ी उसके मुंह पर मारी गई, जिसके कारण वो भाग गया। अभी शिकारी भागा ही था कि मादा के पीछे छिपे बच्चे के पास एक बड़ा अजगर आ चुका था और उसने उस बच्चे के पैर को जकड़ लिया था। तुरंत सबने उस अजगर को पकड़ लिया और उस बच्चे को छुड़ाया, फिर उसे नुकीले पत्थरों से मार गिराया। अब ये लोग किसी भी बड़े शिकारी से डरते नहीं थे। मैदान जैसे उनका ही है, वैसे राजा की तरह ये लोग रहने लगे थे। दिन बीतते गए और शिकार बहुत दूर दूर चले गए। इसीलिए ग्रुप ने शिकार के पीछे पीछे आगे बढ़ने का फैसला किया। सबने अपना अपना सामान उठाया और आगे बढ़े। उनके पीछे बूढ़े नर ने जलती हुई लकड़ी उठाई और आगे बढ़ा। थोड़े दूर जाते ही आग पूरी तरह से बुझ गई। ग्रुप थोड़ा दुखी हुआ पर आगे बढ़ता रहा।
कहीं कहीं ये लोग बैठ जाते और शिकार कैसे करना है इसका प्लानिंग करते थे। और अब वो ज़्यादातर मांस पर निर्भर थे, जिसके कारण उनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा था। वो पहले से बहुत चालाक हो चुके थे। लाखों साल ऐसे ही बीतते गए और नई पीढ़ी जो पैदा होती गई वो चालाक होती गई और उनमें काफ़ी बदलाव भी आता गया। अब उनमें ज़्यादा समझ थी और बड़ा दिमाग था। लगभग 6 से 7 लाख साल पहले इनमें से एक नया रूप उभर के आया। ये थे होमो हाइडेलबर्गेंसिस। इनका चेहरा काफ़ी बदल गया था। इनका फ्रंट फॉरहेड अब ज़्यादा ऊंचा और ब्रॉड हो चुका था, जो उनके दिमाग के लिए जगह देता था। बड़ा दिमाग मतलब ज़्यादा समझ और ज़्यादा सोचने की शक्ति। चेहरे की हड्डी मजबूत थी, लेकिन उनकी पॉपुलेशन अफ्रीका में बढ़ रही थी और शिकार कम हो चुके थे। इसी वजह से कुछ लोग अफ्रीका के बाहर निकले और यूरोप की ओर चल दिए। ये लोग आगे चलकर निएंडरथाल बनने वाले थे। ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और हज़ारों साल बीतते गए। अब इनके औजार भी काफ़ी तेज़ बनने लगे थे। वो लोग लकड़ी के एंड पर तेज़ पत्थर को लगा देते और यहाँ से भाला बनाने की शुरुआत हुई। आज से लगभग 4 लाख साल पहले ग्रुप एक गुफा